हेलो फ्रेंड्स, द गार्डन ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दृष्टि आईएएस की उत्तर प्रदेश पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 1 सॉल्व करेंगे। और ये टेस्ट 1 है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं। इसका ये बाइलिंगुअल है, इसमें दोनों साइड क्वेश्चन दिए हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश के। इसको हिंदी में सॉल्व करते हैं। निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में प्रसिद्ध पंक्ति खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी लिखा था? ये क्या आप सबको पता होगा, बचपन से पढ़े हैं। ये कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ये 1856 से बने थे। और इससे पहले 1856 तक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज नहीं होना है। और ये 1793 के आसपास थे जब इन्होंने शुरू किया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा सही है? वे थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग एरर है। तो वे बाल विवाह, ये है बाल विवाह और बहुविवाह के प्रबल विरोधी थे। ठीक है, वो सही है ये चीज़। उन्होंने संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान के द्वार खोले और ज्ञान पर पारंपरिक एकाधिकार को तोड़ने के लिए पश्चिमी विचारों को अपनाया। हाँ भी ठीक है, ये भी ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने गैर ब्राह्मणों के लिए संस्थान खोले थे और उन्होंने ब्राह्मण के एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने 20वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र में निराश्रित हिंदू नागरिक, बिटाल विध्वंसक और मजूर पत्रिका, ये तीनों लिखी थी किशन फागुजी बंसोड़ ने। और इन्होंने 1910 से अपना खुद का प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया था और उससे इन्होंने ये पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। तो ध्यान रखना कि ये पत्रिकाएं हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि किशन जी बांसुरी बजाते थे। तो क्या करते थे, वो किसके लिए बजाते थे? नागरिकों के लिए जो निराश्रित थे, जिनका कोई आश्रय नहीं था, उनके लिए। और वो उनको बिटाल विध्वंस से बचा लेते थे और उन्हें मजबूर नहीं होने देते थे किसी काम के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मूलतः 1875 में न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शन से प्रेरित पश्चिमी लोगों द्वारा की गई थी। ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो मैडम ब्लावात्स्की ने शुरू किया था 1875 में और ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। इस आंदोलन ने वैज्ञानिक तर्कवाद के पक्ष में कर्म और पुनर्जन्म जैसी मूल हिंदू मान्यताओं को अस्वीकार किया था। हाँ, इन्होंने तर्कवाद की जगह पर आध्यात्मवाद को ज़्यादा बल दिया था। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। और इसमें इन्होंने दिया है कि अस्वीकार किया, नहीं, इन्होंने अस्वीकार नहीं किया था तर्कवाद के पक्ष में। इन्होंने क्या किया था? तर्कवाद को कम महत्व दिया था और आध्यात्मवाद को ज़्यादा महत्व दिया था। तो ये अस्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में शुरू किए गए प्रशासनिक परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के राज्य सचिव को 5 सदस्यीय ये यहाँ पे 5 नहीं 15 होना चाहिए। 15 सदस्यीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी, जिसमें कम से कम 9 सदस्य भारत में 10 वर्षों तक सेवा कर चुके हों। ठीक है, ये स्टेटमेंट, ये उनकी कंडीशन थी कि जो राज्य सचिव की 15 सदस्यों की जो सहायक समिति होगी उसमें से 9 सदस्य भारत में 10 साल तक सेवा कर चुके हों। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य विभागों के प्रमुख एवं उनके सलाहकार के रूप में काम करते थे। हाँ, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था भारत में और इसके सदस्य जो थे वो विभागों के प्रमुख के रूप में भी काम करते थे और सलाहकार के रूप में भी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार किया गया। हाँ, किया गया था। उन्होंने उससे निम्नलिखित काम करने का अधिकार दिया गया। क्या काम करने का दिया गया? न्यायिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय तो अलग था, उसका गवर्नर जनरल की परिषद से कोई संबंध नहीं था। तो ये तो गलत हो गया। भूमि बंदोबस्त को विनियमित करने के लिए राजस्व बोर्ड नहीं, राजस्व बोर्ड अलग था, ये भी नहीं किया गया था। विधि निर्माण के लिए शाही विधान परिषद, हाँ, ये था कि इनकी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है ये
नियम भी बनाएगी, और नियम जब बनाएगी तो ये एज ए विधान परिषद के रूप में काम करेगी, तो ये ठीक है। और भारतीय मामलों के लिए क्राउन की कार्यकारी परिषद, नहीं, क्राउन की कोई कार्यकारी परिषद ऐसी नहीं बनाई गई थी 1861 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अधिनियम ने सदस्यों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर मतदान करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी थी, ठीक है। ये उसमें वोटिंग का राइट नहीं दिया गया था और कोई संशोधन भी नहीं कर सकते थे, ये केवल चर्चा कर सकते थे, तो ये ठीक है। नेक्स्ट है, सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, लेकिन आंतरिक प्रशासन से संबंधित मामलों पर नहीं, तो ये गलत है। उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, बस केवल एक प्रश्न पूछ सकते थे और कुछ भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के दौरान पारित प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सचिव की भारतीय परिषद को समाप्त करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। हाँ, एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें कहा गया था कि जो भारत सचिव की भारतीय परिषद है, वही जो 15 सदस्यीय परिषद जो आपने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा है, जिसमें से 9 सदस्य जो है वो कम से कम भारतीय, जिनको 10 साल का भारत का काम करने का एक्सपीरियंस हो, तो उस 15 सदस्यीय परिषद को समाप्त करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। कांग्रेस ने केवल भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग की, नहीं, केवल भारत में, इतनी बड़ी मांग को मानेंगे ही नहीं तो कांग्रेस क्यों मांगेगी? उनका था कि पहले परीक्षा केवल लंदन में होती थी, इंग्लैंड में, तो कांग्रेस ने मांग की थी कि लंदन के साथ साथ, इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराई जाए, तो केवल नहीं, ये गलत हो जाएगा, भारत में ही नहीं, भारत में भी कराने की मांग की थी, तो इसका 9 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कांग्रेस पूर्व राजनीति के संबंध में संघों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में भारतीय कल्याण पर ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने के लिए की थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है उसको दादा भाई नौरोजी जी ने ये की थी वहाँ पर 1866 में की थी, ठीक है, तो ये ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में की गई थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में तो हुई थी, लेकिन ये जमींदार समर्थक पूर्वाग्रह के विरोध में नहीं की गई थी, बल्कि ये की गई थी ब्रिटिशों के विरोध में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और 10 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना कौन किया था? ये थे शिशिर कुमार घोष, ठीक है। इसको आप कैसे भी ट्रिक विक बना के भी याद कर सकते हैं, बाकी कई बार पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष जी ने इंडियन लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं, ये नारा मुख्य रूप से किस घटनाक्रम के विरोध में? तो ये 1892 में बोला गया था, जब इनको कोई वोटिंग राइट नहीं दिए गए और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था, तो 1892 में कहा गया था। तो ये 1919 के तहत नहीं, 1892 के अधिनियम के तहत परिषदों में निर्वाचित बहुमत और बजट शक्तियों का अभाव, ठीक है, इसमें ही कहा गया था, बाकी ऑप्शन से इसका संबंध नहीं है। 1907 के सूरत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1907 में सूरत विभाजन और इसके संदर्भ में कौन सा सत्य है? मुख्य असहमति इस बात पर थी कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर विस्तारित किया जाए या नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है और बहिष्कार और स्वदेशी, इसको पूरे भारत में फैलाया जाए, लेकिन जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि ये जो बंगाल विभाजन का विषय है ये केवल बंगाल तक सीमित रहे, तो इस पर इनका मेन विवाद चल रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन है, नरमपंथी चाहते थे कि तिलक की अध्यक्षता में नागपुर में अधिवेशन हो, जबकि गर्मपंथी तिलक को अध्यक्षता से वंचित करने के लिए सूरत में अधिवेशन चाहते थे। ये उल्टा लिखा हुआ है। जो गर्मपंथी हैं वो चाहते थे कि अधिवेशन नागपुर में हो, क्योंकि जो नागपुर है वो तिलक जी का गढ़ था, लेकिन नरमपंथियों ने क्या किया, ये अधिवेशन नागपुर की बजाय सूरत में किया और तिलक को अध्यक्षता नहीं दी, और उन्होंने ये कंडीशन रखी, कांग्रेस का नियम था कि जिस प्रांत में अधिवेशन होगा वहाँ के लोग जो हैं वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, तो इन्होंने ये नियम लागू किया और तिलक को अध्यक्षता से वंचित कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत है, तो 13 का ए हो जाएगा।
मार्ली मिंटो सुधारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इन सुधारों ने पहली बार भारत में विधान परिषदों में अप्रत्यक्ष चुनावों के सिद्धांत को लागू किया। मार्ली मिंटो सुधार में ठीक है, इसमें पहली बार अप्रत्यक्ष चुनावों की बात हुई थी विधान परिषद में। इन सुधारों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया, लेकिन आवंटित सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई नहीं, उनकी जनसंख्या से और बढ़ाकर रखी गई थी और ज़्यादा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो 14 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका 1905 में लंदन में स्थापित किस क्रांतिकारी केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो लंदन में पहली बात तो था इंडिया हाउस, ठीक है, और इंडिया हाउस ही इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका निकाल रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? युगांतर समूह ने पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर सर प्रफुल्ल की हत्या का असफल प्रयास किया। ये ठीक है, युगांतर समूह ने ही किया था पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट जो गवर्नर थे सर प्रफुल्ल की हत्या का, लेकिन ये इनकी मृत्यु हुई नहीं, तो ये असफल प्रयास रहा, तो ठीक है। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए या बम हमले के लिए जिम्मेदार थे, तो हाँ ठीक है, ये रास बिहारी बोस और सचिन। तो ये कैसे कर सकते हैं हम कि जो सचिन जी हैं, सचिन तेंदुलकर, उनको रास नहीं आया तो उन्होंने बम फेंकने की बात की, ठीक है, हार्डिंग पर। हार्डिंग तुमने तो हद ही कर दी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। हालांकि सचिन जी ऐसे नहीं है बम फेंकने वाले, लेकिन ये हमें बस स्ट्रिक्टली याद रखना है। 17 क्वेश्चन है, लाहौर में चरमपंथी संगठन अंजुमन ए मोहिब्सान ए वतन की स्थापना और भारत माता पत्रिका किसने प्रकाशित की? ये अजीत सिंह इससे संबंधित हैं, इन्होंने ही ये स्थापना की थी इसकी, अंजुमन ए मोहिब्सान ए वतन। और ये अजीत सिंह जो हैं ये भगत सिंह जी के चाचा थे, ठीक है। कुंडारा उद्घोषणा निम्न में से किससे संबंधित है? ये थोड़ा कम सुनाई पड़ा होगा, कुंडारा उद्घोषणा, ये सारे ही ऑप्शन कम सुनने से लग रहे हैं। पजहस्सी राजा का विद्रोह, वेलुथम्पी का विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह। तो इसका सही आंसर है वेलुथम्पी का विद्रोह। 1859 के नील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व बंगाल के नदिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया, ठीक है। 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था पहली चीज़, और इसको दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। और जो दीनबंधु जी की नील दर्पण है वो नाटक वो इसी आंदोलन के टाइम पे लिखा गया, तो उसमें नील दर्पण में इसका जिक्र है। तो अगला ऑप्शन यही है कि दीनबंधु मित्र का नील दर्पण नाटक इसी आंदोलन के दौरान लिखा गया था, ठीक है। और उस आंदोलन में अगली लाइन ये भी है कि इस आंदोलन का जिक्र भी नील दर्पण में है। इसका कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच जिसे प्रायः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो इसका आंसर है डलहौजी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो डाल होती है, पेड़ की डाल, वो किस चीज़ की होती है? वुड की, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय प्रशासन के संदर्भ में हाफ लोफ सिस्टम शब्द किस अधिनियम को संदर्भित करता है? हाफ लोफ, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक की बात नहीं है, ये कॉमन सेंस भी नहीं लगेगा इसमें, ये सीधा सा रटने वाली चीज़ है कि हाफ लोफ सिस्टम ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। क्यों? क्योंकि ये हाफ लोफ इसलिए बोला गया था क्योंकि ये इस टाइम पे जो यहाँ का बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन हो गया था, इसमें दोनों काम को अलग अलग कर दिया गया था और बाकी इसमें ब्रिटिश का कंट्रोल थोड़ा बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गवर्नर ने ब्रिटिश भारत में जिला स्तर पर कार्यकारी और न्यायिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिन्होंने अलग कर दिया था। इन्होंने न्यायिक कार्यों के लिए अलग कर दिया था मजिस्ट्रेट, और जो वैसे कार्य थे, जो प्रशासनिक कार्य थे या कार्यकारी कार्य, वो जिलाधिकारी को दे दिया था इन्होंने। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से रक्त और वर्ण से भारतीय परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज व्यक्तियों का एक वर्ग विकसित करने के विचार का समर्थन किया? यह है थॉमस मैकाले। इन्होंने ही कहा था कि हम एक ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं जिसमें जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो परंतु रुचि और बुद्धिमत्ता में अंग्रेज हो। और इससे उन्हें फ़ायदा क्या मिलता कि ब्रिटिश वस्तुओं को वो खरीदते रहते हैं।
तो एक ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार मिल जाता और ब्रिटिश सरकार का समर्थन करते रहते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के लिए किया गया था जाता था जहां शासक की मृत्यु पुरुष उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी। ठीक है ये स्टेटमेंट। व्यक्तिगत इसी को जो बोलते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प की नीति, जो डलहौजी ने शुरू की थी। और डलहौजी ने इसमें ये कंडीशन रखी थी कि जिन भी शासक की मृत्यु हो गई और कोई उनका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वहाँ पर वो राज्य वो हड़प लेते थे। जैसे झांसी की रानी में भी यही हुआ था कि उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था और उन्होंने फिर दत्तक पुत्र को अपना शासक मान लिया था। अवध को 1856 में अंग्रेजों द्वारा कुशासन के आधार पर अपने नियंत्रण में लिया गया। ये भी ठीक है, लेकिन इसका इससे संबंध नहीं है। व्यक्तिगत सिद्धांत अलग था और कुशासन का आधार अलग था। तो ये सही तो दोनों है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बी ऑप्शन। हुगली के युद्ध में किन 2 यूरोपीय शक्तियाँ, कौन सी 2 यूरोपीय शक्तियाँ शामिल थीं? हुगली का युद्ध कहाँ होगा? हुगली कहाँ है? बंगाल में। और बंगाल में किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो अंग्रेज और डचों के बीच में। बंगाल के जो भी युद्ध रहे हैं वो ज़्यादातर एक पार्टी इसमें अंग्रेज रही है और दूसरी पार्टी कोई ना कोई और रहा है। तो हुगली के युद्ध में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, जिसमें ये इनके बीच हो गया था, समझौता हो गया था कि अब ये एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार में से 3 प्रसिद्ध फरमान प्राप्त करने वाले एक अंग्रेजी मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है जॉन सुरमन। आज इसको ट्रिक से ऐसे करते हैं कि आज रुख, हवा का रुख आज अच्छा है, इसलिए सियार इधर उधर घूम रहे हैं और वो सुर में सुर मिला करके मन से गा रहे हैं। ठीक है, तो सुरमन, सुर में सुर मिला के मन से गाना, और रुख अच्छा है तो सियार। फनी सी ट्रिक है फालतू की, बस इसको कुल मिला के हमें याद करना है और इस ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लुई 14 के मंत्री कोलबर्ट ने कंपनी की स्थापना की थी, ये ठीक है। इसे भारत में फ्रांसीसी व्यापार पर 20 वर्षों के लिए नहीं, 20 वर्षों के लिए नहीं किया गया था। 20 वर्षों के लिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिलता था, इनको 20 वर्षों के लिए नहीं मिला था, इनको और ज़्यादा के लिए मिला था। तो इसलिए ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 1 ठीक है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? युद्ध के दौरान ब्रिटिश और मराठा सेनाओं के मध्य बड़गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाँ, ये संधि पर हस्ताक्षर हुए थे बड़गांव की संधि पर, और इस संधि में ये हुआ था कि अब जो मराठा सेना है उन्होंने ब्रिटिश को घेर लिया था चारों तरफ से, तो युद्ध को एक तरह से रोकने के लिए ही हुआ था ये संधि, तो बड़गांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, सालबाई की संधि ने इस युद्धकालीन शत्रुता को समाप्त कर दिया और आगामी 20 वर्षों के लिए, हाँ, सालबाई की संधि ने ये डिसाइड कर दिया था, इसके बाद ही हुई थी, प्रथम मराठा युद्ध में ही। पहले बड़गांव हुई लेकिन युद्ध उससे बंद हुआ नहीं, फिर चलता रहा, फिर आगे सालबाई की संधि से युद्ध रुका और 20 साल के लिए युद्ध विराम लगा दिया गया। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, तो ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के 1905 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसे स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, और बनारस प्रस्ताव, ठीक है। नरमपंथियों ने बहिष्कार कार्यक्रम को बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया और इसके पक्ष में एक सशक्त प्रस्ताव पारित किया। तो ये उल्टा है, नरमपंथी नहीं, गरमपंथी थे जिन्होंने बंगाल से आगे बढ़ाने का समर्थन किया था, और नरमपंथी चाहते थे कि वहीं तक सीमित रहे। तो इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। भारत में क्या लिखा है? प्रारंभिक, भारत में प्रारंभिक ब्रिटिश का खानों के संबंध में कौन सा कथन सही है? अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना, ये कारखाना है सॉरी,
अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। तो ये ठीक है, उन्होंने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। जब विजयनगर साम्राज्य का 1565 में पतन हो गया था, उसके बाद से फिर इनकी नज़र जब ये आए तो वहाँ पे इनको रिक्तता दिखाई दी, तो 1611 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना 1653 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। कलकत्ता में पहला कारखाना 1653 में नहीं स्थापित हुआ था, जिसका विकास बाद में फोर्ट विलियम के रूप में किया गया। नहीं, कलकत्ता ठीक है कि फोर्ट विलियम में किया गया, लेकिन ये 1653 नहीं है। जब पहला कारखाना है 1653, वो पहला कारखाना दूसरी जगह पर स्थापित हुआ था वहीं पे, और ये बाद में स्थापित हुआ है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 30, गंडमक की संधि। गंडमक की संधि हुई के संबंध में कौन सा कथन सही है? अफगानिस्तान के अमीर को अपनी विदेश नीति भारत सरकार के परामर्श से संचालित करनी थी। हाँ, गंडमक की संधि में ये बात हुई थी कि अपनी विदेश नीति जो है वो भारत के परामर्श से संचालित करेंगे, और ब्रिटिश को काबुल में एक स्थायी रेजिडेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी। ये भी ठीक है, तो ये आंसर दोनों सही हैं, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महालवाड़ी क्या होता था? जहाँ पे एक गांव को ही एक राजस्व की इकाई मान लिया जाता था और पूरा गांव मिलकर के भू राजस्व चुकाता था। तो राजस्व अभिलेखों में महल शब्द का प्रयोग एक वित्तीय इकाई को दर्शाने के लिए किया जाता था। ठीक है, महल का मतलब ये पूरे गांव की बात करते थे, और एक वित्तीय इकाई होती थी ये। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति केवल एक ही गांव पर अधिकार रख सकता था। नहीं, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो कई कई गांव पर अधिकार रखते थे। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, B2, और 32 का ए हो जाएगा। निम्न में से किसने अफगानिस्तान के प्रति कुशल अकर्मण्यता की नीति शुरू की? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड लॉरेंस ने शुरू की थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक अभिकथन है, दूसरा कारण दिया है। अभिकथन, मैसूर युद्धों ने स्थानीय शक्तियों की बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाओं और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन के रणनीतिक महत्व को प्रतिबिंबित किया। मैसूर युद्ध जो हुआ था, हैदर अली टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश, उनकी बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया था? इनकी सैन्य महत्वाकांक्षा काफ़ी ज़्यादा थी और फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन था इनका। तो स्टेटमेंट ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान पहले भारतीय शासकों में से थे जिन्होंने यूरोपीय शैली के प्रशिक्षण और हथियारों के माध्यम से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण किया था। हाँ, इन्होंने यूरोपीय शैली का जो है, यूरोपीय शैली खासकर फ्रांस का इन्होंने समर्थन किया था, फ्रांस से समर्थन लिया था और उन्हीं से प्रशिक्षण भी लिया था। तो ये सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। महात्मा गांधी ने गंगाधर राव देशपांडे को लिखा, केवल मृत्यु ही मुझे बेलगाम जाने से रोक सकती है। 1915 का अधिवेशन था और उसमें गांधी जी को बुलाया गया था बेलगाम में। तो बेलगाम में उन्होंने, फिर गांधी जी ने जो है 1915 नहीं 1916 का अधिवेशन था, सॉरी, होम रूल लीग का, उसमें गांधी जी को बुलाया गया था। तब उन्होंने ये पत्र लिखा था कि यहाँ पे मुझे जाने से रोक सकती है कौन? तो इसलिए कौन हो जाएगा? ये होम रूल लीग का 1916 का अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समर्थन किया गया था। हाँ ठीक है, ये जो 1920 का अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन, उसी में असहयोग आंदोलन का समर्थन मिला था। तो ठीक है, ये इसमें कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों वाली एक कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। ये भी ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? तिलक ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा और तर्क दिया कि अलग अलग राजनीतिक अपराधों के लिए सभी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये गलत है, तिलक ने नहीं कहा था, ये कहा था गांधी जी ने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और इसमें होम रूल लीग के युवा सदस्यों को शामिल किया, लेकिन
पैन इस्लामिस्ट से दूरी बनाए रखी। तो ये भी नहीं है, गांधी जी कभी इतने रिजिड नहीं हुए थे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुसलमानों की भागीदारी काफ़ी अधिक थी। नहीं, तुलनात्मक रूप से कम हो गई थी, असहयोग में ज़्यादा थी, क्योंकि वो सविनय जो खिलाफत आंदोलन था उसके जस्ट बाद ही ये शुरू हो गया था, तो इसमें ज़्यादा थी और इसमें कम हो गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या असहयोग आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या की आधी थी। नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो लोग लिए गए थे वो ज़्यादा लिए गए थे हिरासत में, और असहयोग आंदोलन में कम लोग हिरासत में लिए गए थे। तो स्टेटमेंट उल्टा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्व संहिता के अनुसार यदि कृषि उपज सामान्य उपज के 1/3 से कम हो तो किसान कर में छूट के हकदार होंगे। नहीं, तो इसमें एक बात हो रही है, जब भी कभी नंबर इस तरह से आए तो एक बार थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा गलती की चांस ज़्यादा होती है क्वेश्चन में। तो 1/3 नहीं है, 1/4, कि अगर 1/4 से भी कम उपज हुई है तो किसान कर में छूट के हकदार हैं। तो स्टेटमेंट गलत हो गया और हमसे पूछा है सही। ठीक है, अंततः ब्रिटिश सरकार संबंधित वर्ष के लिए कर को माफ़ करने और जब्त की गई सभी संपत्ति वापस करने पर सहमत हो गई। हाँ, तो बाद में सहमत हो गई थी खेड़ा में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। स्वराजवादी बहुत ज़्यादा मिस प्रिंट है, स्पेलिंग मतलब इसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ट्राई किया कुछ और ढूंढने की लेकिन मिला नहीं मुझे। तो स्वराजवादी और नो चेंजर के संबंध में कौन सा कथन सही है? नो चेंजर ने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, जबकि स्वराजवादी ने इसका विरोध किया और रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। नो चेंजर ने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया, जबकि स्वराजवादी ने इसका विरोध किया और रचनात्मक कार्य पर। ये उल्टा दिया हुआ है। नो चेंजर जो थे वो रचनात्मक कार्य की बात कर रहे थे, और जो स्वराजवादी थे वो प्रवेश चाहते थे। स्वराजवादी का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद और M.A. अंसारी ने किया, जबकि नो चेंजर का नेतृत्व C.R. दास और अजमल खान ने। ये गलत है। जो नो चेंजर्स थे इनका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी और वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने किया था, और जो स्वराजवादी थे इनका नेतृत्व C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान ने किया था। तो ये भी उल्टा हो गया स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन ने अंततः दिल्ली चलो आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू सत्याग्रह का प्रस्ताव रखने वाले दूसरे व्यक्ति थे। हाँ ठीक है, क्योंकि पहले व्यक्ति कौन थे? विनोबा भावे जी। तो ये आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। उल गुलान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। हाँ ठीक है, जो उल गुलान आंदोलन है ये बिरसा मुंडा से संबंधित है। इसकी प्रतिक्रिया में ब्रिटिशों ने वर्ष 1903 का टेनेंसी एक्ट पारित किया, जिसके तहत खुंड कट्टी प्रणाली को मान्यता दी। ये भी ठीक है, इन्होंने 1903 में टेनेंसी एक्ट पारित किया था और इसमें इस प्रणाली को मान्यता दी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी का जो संबंध है वो है अल्मीड़ा से। अल्मीड़ा इनके पहले गवर्नर थे जो बने थे 1505 में। 1498 में वास्को डी गामा आए थे और 1505 में ये आ गए थे अल्मीड़ा। फिर 1509 में अल्बुकर्क आए थे और इन्होंने 1510 में गोवा को जीत लिया था बीजापुर के शासक से। फिर बाद में नीनो दी कुन्हा आए थे जिन्होंने गोवा को राजधानी बना दी थी। ठीक है, तो इस तरह से है, लेकिन ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अल्मीड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से लेकर सबसे बाद तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो इसका ये ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ये आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें ऐसे, तो इसको जूम कर लेते हैं।
फिर बाद में लगाते हैं सीक्वेंस। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन किया गया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की। रमाबाई रानाडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की। सबसे पहले तो ये था, 1 नंबर पे आएगा। फिर सरला देवी चौधरानी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी, 2। भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन उसके बाद हुआ था 3 नंबर पे। और फिर इसके सबसे लास्ट में भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना मार्गरेट कजिन्स ने की थी। तो ये हो जाएगा 4 पे। तो 1 नहीं, क्या हो जाएगा 4, 1, 2, 3। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं किसी में। 4, 1, ये आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, 44 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विद्रोह और उनका टाइम पीरियड। बाघेरा विद्रोह जो हुआ था वो ठीक है, इसका 1818 से 1820 में हुआ था। अहोम विद्रोह ये 28 में ही हुआ था। पाइका ये भी 1817 में हुआ था, ठीक है। कच्छ विद्रोह 1816 से 32, ये भी ठीक है। तो इस तरह से तो आपके इसमें सारे ही आंसर ठीक हैं, मतलब सारे ही मैच कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के मुगल दरबार में पहुंचे तो इंग्लैंड का शासक निम्न में से कौन था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम नहीं, किंग चार्ल्स प्रथम नहीं, किंग जॉर्ज प्रथम नहीं, किंग जेम्स प्रथम थे, ठीक है। जब विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे तो जेम्स प्रथम थे। जब कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में तब एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। लेकिन बाद में तब, और उस समय यहाँ पे भारत में शासक अकबर थे, वहाँ एलिजाबेथ, यहाँ अकबर। फिर वहाँ आ गए जेम्स प्रथम और भारत में आ गए जहांगीर, जे, ठीक है, और ए एलिजाबेथ अकबर, ए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, वही अभिकथन। अहोम शासक ने मोआ मारिया विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश से सहायता मांगी थी। हाँ ठीक है, क्योंकि मोआ मारिया जो विद्रोह था उसमें अहोम शासक हार रहे थे तो इन्होंने ब्रिटिश की सहायता मांगी थी। अहोम साम्राज्य मोआ मारिया विद्रोह का सामना नहीं कर सका और अंततः उसके आगे झुक गया। नहीं, ये नहीं हुआ था। बाद में अहोम शासक जब ब्रिटिश की सहायता पा गए थे तो ये जीत गए थे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जैसे ये गलत हुआ, इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है इसको। मद्रास की संधि हुई थी, ये आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास कहाँ है, वही मैसूर के एरिया में, तो इसकी हो जाएगी आंग्ल मैसूर। इसको आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि कौन सा किस क्षेत्र में पड़ता है। सालबाई मराठा संबंधित, अभी आपने ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था तो उसमें भी था ये कि सालबाई की संधि के बाद में 20 वर्ष के लिए प्रस्ताव पारित हो गया था कि 20 वर्ष तक समझौता हो गया था कि कोई भी युद्ध नहीं करेंगे आपस में मराठा और अंग्रेजों के बीच में। यानदाबो कहाँ पड़ता है, बर्मा में। यांगून, रंगून, यानदाबो। और गंडमक की संधि ये है आंग्ल अफगानिस्तान। इसको मिला लेते हैं। A2 के 2 ऑप्शन है, बाकी दोनों काट दीजिए। B3, C1 और D4, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों की मुख्य भूमिका क्या थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। ग्राम की समस्त कृषि भूमि का स्वामी नहीं, जमींदार कृषि भूमि के स्वामी सारे समस्त भूमि के नहीं बने थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की ओर से भू राजस्व संग्रह, हाँ ये ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासक ने उनको राजस्व संग्रह का काम दे दिया था जमींदारों को, और जिसमें सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त का नियम पारित कर दिया था कि अगर सूर्यास्त होने के बाद कोई भू राजस्व नहीं चुका पाता है तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाएगी, उसकी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। ग्राम प्रशासन के लिए उत्तरदायी न्यायिक अधिकारी, नहीं, जमींदारों का न्यायिक अधिकार से कोई मतलब ही नहीं था। उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के आरंभिक वर्षों में बंगाल की कृषि संरचना में अधियार का एक सेंस निकलता। अधियार मतलब आधा। अब यूपी और बिहार में इसको बटाईदार बोलते हैं कि आधा आधा कर लिया, बटाई मतलब बंटवारा कर लिया, आधा आधा। अधियार मतलब आधा, मतलब 1/2। राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी ग्राम प्रधान नहीं। जमींदारों को नगद किराया देने वाले किराएदार नहीं। दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कृषि मजदूर से भी संबंध नहीं है।
खेती करने वाले तथा उपज का एक हिस्सा जमींदार के साथ साझा करने वाले बटाईदार, ठीक है। और उपज का एक हिस्सा मतलब ये लगभग आधा हो जाता था। तो इस तरह से इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, और आगे की वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।